नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कानून को जानने की। आज 2025 का आखिरी दिन है। ये साल कानून में तरामीम के एतबार से और इंसानी हुकूक़ को स्ट्रेंथन करने के एतबार से कितना अहम रहा, इस पर चर्चा होनी, इस पर गुफ्तगू होनी भी ज़रूरी है। कितने नए कवानीन इस साल लाए गए और उसके अंदर वो अहम तरामीम जो ज़रूरी थी। उसके अलावा हमने देखा लेबर कोड्स भी इसी साल हमारे सामने पेश किए गए। इनकम टैक्स के मामले में इस्लाहात हुई, जीएसटी के मामले में इस्लाहात हुई और हमने ये भी जाना कि किस तरह डीपीडीपी एक्ट के रूल्स भी हमारे सामने आए। ऐसी बहुत सारी कानूनी इस्लाहात हुई जो मुल्क के लिए, आपके और हमारे सब के लिए ज़रूरी होती है। आज इन तमाम पर गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कानून के नुक्ते नज़र से कैसा रहा साल 2025। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं साबिक़ मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जनाब राजीव जैन साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिक्योरिटी जनाब एस.के. जैन साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले राजीव जैन साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम साल 2025 की बात करते हैं तो किस तरह से हम इसको बहुत ज़्यादा ख़ास भी कह सकते हैं, कानून के मामले में अहम भी कह सकते हैं, और ह्यूमन राइट्स को ताकत देने के एतबार से अगर हम देखें तो कितना अहम रहा साल 2025। राजीव जैन साहब। पिछले कुछ सालों की तरह ये वर्ष भी बहुत ही अहम रहा। ये सरकार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है जिससे कि विकसित भारत हो, जिससे कि आम आदमी को प्रत्येक चीज़ में सुविधा हो। तो अलग अलग लॉज इनैक्ट हुए हैं जिससे कि लोगों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिल सकें। अलग अलग कानून आए, जो कानून आए उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ओपिनियन लेंगे एस.के. जैन सर से कि किसी भी मुल्क के लिए कानून व्यवस्था बहुत अहम हो जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक़ से अगर हम देखें, कवानीन के ताल्लुक़ से देखें, तो 2025 किस तरह मुल्क के लोगों की सिक्योरिटी के एतबार से आप मानते हैं कि बहुत अहम रहा? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का खैर मकदम करता हूं। और जहां तक कानून व्यवस्था की सवाल है, 2025 बहुत ही हर फ्रंट पे, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या दिल्ली में कहें, कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही। काफ़ी हद तक रेड कॉरिडोर को ख़त्म किया गया है और जल्द ही पूरा कंट्री से नक्सलिज्म वाइप आउट हो जाएगा। और अगर आप देखें, टेररिज्म के फ्रंट पर भी भारत को मैसिव सफलता मिली है। और दिल्ली में भी एक रेड फोर्ट के इंसिडेंट को छोड़कर बाकी पूरे साल ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि मेजर अरेंजमेंट जो हमारे वीवीआईपी अरेंजमेंट निकलते हैं, चाहे वो विदेशों से आए प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, अभी पुतिन साहब की विज़िट हुई थी तो उनकी बहुत ही सफलतापूर्वक विज़िट रही। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होते हैं और वो सारे कार्यक्रम बहुत ही सफलता के साथ संपूर्ण हुए। और सभी को श्रेय देता हूँ, सभी डिपार्टमेंट्स को और सभी गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने कंधे से कंधा मिलाकर इस कानून व्यवस्था में साथ दिया और उससे नतीजा है कि ये पूरी व्यवस्था बहुत ही अच्छी इस साल रही। पूरी व्यवस्था इस साल बहुत अच्छी रही। और राजीव जैन साहब ने कहा कि जिस तरह पिछले वर्षों में हमने देखा कि कानून में इस्लाहात होती रहीं, तरामीम होती रहीं, अमेंडमेंट्स होते रहे, उसी तरह ये साल भी अहम रहा। राजीव जैन साहब, आपकी नज़र में वो कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स थे, तरामीम थी, या अगर हम कहें कि रूल्स हैं हमारे सामने, जो आपको लगता है कि अगर हम पूरे देश की आबादी के ताल्लुक़ से देखें तो वो ज़्यादा आपको अहम नज़र आते हैं कि हाँ, इनकी ज़रूरत थी और अब मुल्क के अंदर इस तरह के रूल्स, इस तरह के कोड्स और इस तरह के कानून के अंदर अमेंडमेंट्स होने ज़रूरी थे? तो सर्वप्रथम इसमें आप देखेंगे कि लेबर कोड्स अब कार्यान्वयन हो गए हैं। ये लेबर कोड्स पहले 2019 और 20 में पार्लियामेंट ने पारित किए थे और करीब 30 अलग अलग एक्ट्स को मिला के 4 लेबर कोड्स बने थे। उसमें से एक लेबर कोड था वेजेस पर, दूसरा था इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इस प्रकार से ये 4 लेबर कोड्स थे। तो उनके अब रूल्स बन गए हैं, वो कार्यान्वयन हो गए हैं। इससे
बहुत ही व्यापक रूप से हमारे जो लेबर के लोग जी। हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डीपीडीपी एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स भी इस साल नोटिफाई हो गए हैं। ये एक्ट भी करीब 2 साल पहले पारित हो गया था। डीपीडीपी एक्ट भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है क्योंकि सभी लोग आजकल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, साइबर इस पर हैं और प्रत्येक ओटीटी प्लेटफॉर्म या साइबर प्लेटफॉर्म डेटा कलेक्ट करता है। वो डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा, उसमें क्या रूल्स होंगे, उसको मेंटेन करने के, कैसे डिलीट कर सकते हैं, रेगुलेटर कौन होगा, किसी को अगर शिकायत है तो कैसे की जाए, वो शिकायत कहाँ की जाए, उसका समाधान क्या होगा, किस प्रकार की पेनल्टीज़ होंगी, ये सब प्रावधान उसमें किए हैं। इसके अलावा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट को भी उसका भी संशोधन किया गया है। तो अब इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रावधान किया है और भी कई प्रावधान किए हैं जिससे कि प्राइवेट पार्टीज भी आकर न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएं। इंश्योरेंस में हमने 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बढ़ाकर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये अमेंडमेंट के माध्यम से अलाउ कर दिया है। तो फॉरेन कंपनीज आएंगी, कैपिटल लाएंगी इंश्योरेंस में, नई मैनेजमेंट टेक्निक्स लाएंगी जिससे कि कंज्यूमर को अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा होगा। और हम लोगों को इंश्योर्ड करने, मैक्सिमम लोगों को इंश्योर्ड करने की तरफ भी जो हमारा टारगेट है उसे हम अचीव कर पाएंगे। आपने एक बड़ा अच्छा इसके अंदर जो आपने तरामीम की तरफ गौर किया और उस तरफ हमें रूल्स की तरफ आपने बात बताई। डीपीटीपी, इसी सवाल के साथ मैं एसके जैन साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। बहुत अहम हो जाता है साइबर सिक्योरिटी का मसला। साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस को अगर हम देखें तो 2025 में ये रूल्स भी हमारे पास आए, डीपीटीपी। आपको क्या नज़र आता है इसमें, किस तरह से आप देखते हैं इसके रूल्स आने और साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने में हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना मजबूत हुए? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, साइबर क्राइम काफ़ी एक इमर्जिंग क्राइम है और पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। इसमें सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हर दृष्टि से, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से लेकर रूल्स रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट लेवल पर भी मैसिव कार्रवाई हुई है। इसमें I4C MHA का एक विंग है जो ओवरऑल कोऑर्डिनेट करता है। 1930 नंबर को, जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी साइबर अपराध होने पर इस नंबर पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, हर स्टेट में, हर प्रांत में ये नंबर एप्लीकेबल है, जारी है। साथ ही साथ इसको रोकथाम के लिए मैसिव हमने अवेयरनेस ड्राइव चलाई है। हर स्टेट ने, हर प्रांत ने इसको बहुत अच्छे तरीके से जनसाधारण तक पहुंचाया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से इसको घर घर संदेश पहुंचाया है ताकि कोई भी व्यक्ति इसका शिकार ना बन सके। सबसे बड़ी हमारी साइबर क्राइम के अगेंस्ट अगर कोई हथियार या शील्ड है तो वो हमारी जानकारी है। जितने हम जागरूक होंगे उतने ही अच्छे तरीके से हम साइबर फ्रॉडस्टर को मात दे पाएंगे। साथ ही साथ इन्फोर्समेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें की गई हैं। एक समन्वय पोर्टल है MHA का, जिस पे ये सारी जानकारी साझा होती है। NCRP पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी साइबर क्राइम से संबंधित कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। वो सारी कंप्लेंट रेस्पेक्टिव कंसर्न पुलिस स्टेशन में मार्क हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है और उस पर फर्दर कार्रवाई होती है। दिल्ली में अगर बात करूं, हर थाना क्षेत्र में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। उस हेल्प डेस्क पर कोई भी व्यक्ति, किसी भी जुरिडिक्शन का व्यक्ति हो, वो वहां जाकर अपनी साइबर संबंधित शिकायत दर्ज करा सकता है। वो शिकायत पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने और MHA ने EFIR, एक मैंडेटरी EFIR का प्रोविज़न भी किया है ताकि जो भी कंप्लेंट है वो ऑटोमेटिक मोड में ही FIR में कन्वर्ट हो जाए और उस पर इन्वेस्टिगेशन तुरंत अमल में लाई जाए। इस बात का भी प्रावधान किया गया है। तो अलग अलग फ्रंट पे, अवेयरनेस से लेकर इन्फोर्समेंट तक, साइबर क्राइम पर हर फ्रंट पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। हम बहुत छोटी छोटी बातें जनता के माध्यम पहुंचाना चाहते हैं
जैसे कि OTP शेयर ना करें, सस्पिशियस लिंक को क्लिक ना करें, डिजिटल अरेस्ट की ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। कृपया घबराएं नहीं, डरे नहीं। अगर आपको कोई डराता है, धमकाता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करें या 1930 पर संपर्क करें। आपको क्या लगता है वैसे कि जैसे अब नया साल अब शुरू होने वाला है, कल से 2026 का आगाज़ होगा, क्या साइबर क्राइम देश के लोगों के लिए एक बड़ा एक ख़तरा है और उस खतरे से बचने के लिए हम सब लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है? बिल्कुल, साइबर क्राइम एक बहुत ही इमर्जिंग क्राइम है और मैं बात करूं तो इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन आई है, डिजिटल अरेस्ट में खासकर या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ये दो एक मेजर मोडस ऑपरेंडी है जिसमें लोगों का जीवन भर का पैसा लूट के स्कैमस्टर ले जा रहे हैं। और ये खाली इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर ये पैसा क्रिप्टो और उसके ज़रिए, हवाला के ज़रिए भी जा रहा है। और कुछ हद तक ये पैसा अगर बाहर जाता है तो हो सकता है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी यूज हो सके। तो अगर हम अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचाते हैं और अपने मित्रों को जानकारी देते हैं तो ये पैसा फ्रॉड का हम बचा पाएंगे। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी देश सेवा भी कर सकते हैं। ऐसा पैसा जो हवाला या देश से बाहर जा रहा है वो बच जाएगा। पिछले कुछ दिनों में साउथ एशियन कंट्री में हमने साइबर स्लेवरी के केस पकड़े हैं, उनको वहाँ से डिपोर्ट भी कराया है। कुछ भारतीयों को जॉब का लालच देकर ये साउथ एशियन कंट्री में ले जाते हैं और वहाँ पर ऐसे फ्रॉडस्टर स्कीम में ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। तो अगर हम देश की सुरक्षा की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एक मुद्दा है और हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी आप कभी भी इस तरह के लालच में ना आए जहां आपको काम देने की बात की जाती है, दूसरे ममालिक में ले जाने की बात कही जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। अब इस तरह के स्कैंडल्स हैं। और जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, एक सवाल आपसे मैं और छोटा सा मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लोग गलती कहाँ कर रहे हैं जो जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि हमेशा आंकड़े होते हैं, हमेशा इस तरह के आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं। कौन लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है सबसे ज़्यादा? जो लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं वो किस तबके को, किस वर्ग को निशाना बना रहे हैं, और लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? मैं चाहूँगा वो भी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जितनी भी अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो जो हमारे पास कंप्लेंट आती है, साइबर क्राइम की 3 मुख्य वजह है। एक मुख्य वजह डर, दूसरा लालच और तीसरी शेम। लालच जैसा कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, वो आपको प्रलोभन देता है, आपको इंड्यूस करता है कि आपका जो पैसा है वो 2 महीने में डबल हो जाएगा, या आपको इतने सस्ते में कोई प्रोडक्ट देगा जो 1000 रुपये का सामान है वो आपको 100 रुपये में देने की पेशकश करेगा। तो आप समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, वो ट्रैप है। तो लालच में ना पड़े, वो लालच आपके लिए ट्रैप का काम करता है। दूसरा डर, अलग अलग तरीके से वो डर पैदा करता है। चाहे बिजली का बिल अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका तुरंत बिजली कट जाएगी, या KYC अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। वहाँ छोटे से लेकर जो आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है उसमें चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के अधिकारी बनकर, कस्टम के अधिकारी बनकर या CBI के अधिकारी बनकर डराते हैं कि आपके पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स है या कुछ ऐसी गैरकानूनी चीज़ें हैं या आपका हवाला पैसा पकड़ा गया है, तो उसके डर के नाम से वो आपको पैसा वसूल करते हैं। और तीसरा शर्मिंदगी, शेम, कि आपको शेम के नाम से कि आप सेक्सटॉर्शन बोलते हैं जिसको हम, कि आपकी हमने कुछ ऑपरेशनल फ़ोटो हमारे पास हैं, वीडियोस हमारे पास हैं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम उसको पब्लिकली शेयर कर देंगे या आपके नॉन आदमी को शेयर कर देंगे। तो ये 3 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से ये साइबर फ्रॉड होता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री जी के 3 मूल मंत्र हैं, रुको, सोचो और फिर कार्रवाई करो। बहुत खूब। तो इनको अगर अपनाएं जी, तो हम सबसे पहले रुके। अगर कोई इस प्रकार की हमको डराता है या लालच देता है तो कहीं ना कहीं हमको रुकना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर सलाह मशवरा कर वेरीफाई कर ही आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी ये आपने बातें बताई हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। और अगर आपको साइबर फ्रॉड से बचना है तो इन तमाम चीज़ों को जानना और समझना होगा। जिन तमाम
बातों पर इसके जैन साहब ने रोशनी डाली। और मैं फिर राजीव जैन साहब की तरफ आता हूं और एक अहम मसला जो हमने देखा दुनिया में कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के इतने मामलात हमें नज़र आए, ऐसे में हमारे देश में किस तरह से हमने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश की। हमने नए कवानीन के ज़रिए, नई अमेंडमेंट्स के ज़रिए, नए रूल्स के ज़रिए किस तरह से हम अपने एक स्टैंडर्ड को और ऊपर लेकर के गए हैं। मैं इस पर इसी सवाल के साथ राजीव जैन सर की तरफ जाना चाहूँगा कि कितना आप तब्दीली आपको नज़र आती है। आपका एक लंबा तजुर्बा है ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी रोशनी डालते हुए हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कितना हम आगे बढ़े इस मामले में। तो हाशमी साहब, जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार और न्यायालय ये सब ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर्स हैं और अलग अलग नियम कानून में या जजमेंट्स में ह्यूमन राइट्स उभर कर आता है। जैसे अभी लेबर कोड का मैंने जिक्र किया जी, तो लेबर कोड में विमेंस के राइट से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। उदाहरण स्वरूप उसमें है इक्वल वर्क इक्वल पे, ये प्रावधान है। तो जो काम मर्द करता है और उसको जितनी तनख्वाह उसके लिए मिलती है, उस वही काम अगर एक महिला करती है तो उसको वो तनख्वाह मिलनी चाहिए। महिलाएं रात में जो काम करती हैं उसको अलाउ कर दिया है, लेकिन उसमें क्या सेफगार्ड्स एम्प्लॉयर को रखने हैं वो प्रावधान कर दिया है। गिग वर्कर्स के लिए प्रावधान किया है, सोशल सिक्योरिटी का डिफाइन किया है कि गिग वर्कर्स कौन हैं, क्योंकि उनका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है और पूरी तरह से वो पार्टनर्स भी नहीं हैं उस बिजनेस में, तो इसीलिए वो लोग प्रताड़ित होते थे और एक बड़ी तादाद एक्सप्लॉयटेशन होता था। जी। तो अब एक लीगल फ्रेमवर्क बन गया है और उदाहरण स्वरूप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो आम एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वो अब गिग वर्कर्स को भी मिलेंगे। महिलाओं के लिए उदाहरण स्वरूप इसी लेबर कोड में कहा है कि मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जैसे एक जजमेंट में ट्रांसजेंडर से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान है लॉ में, उसका पालन नहीं हो रहा, तो उसके लिए कहा है कि उनको कॉम्पेंसेशन दे है। जो जिस आदमी का वो राइट वायलेट हुआ उसको कॉम्पेंसेशन दे है। तो इस प्रकार से अलग अलग नियम, कायदे, कानून और जजमेंट्स में ह्यूमन राइट्स को मद्देनज़र रखा हुआ है। ये नए नए फैसले हमारी अदालतों से जो है हम फैसले आए, नए कानून, इनके ज़रिए हमने यही कोशिश की कि मुल्क के हर शहरी का, हर नागरिक का जो राइट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। हमने अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखा कि 2023 के अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए और उसके बाद हमने 2024 से उनको नाफिज भी कर दिया। एसके जैन साहब से जानना चाहेंगे कि 2024 में वो नाफिज हुए और उनको लागू हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। अगर हम FIR की बात करते हैं, क्राइम को कंट्रोल करने की बात करते हैं, सबसे पहले तो रिपोर्ट की ही बात कर लेते हैं। जहां पहले एक बड़ा मसला आता था कि रिपोर्ट नहीं होती थी क्राइम, तो उनको हम रिपोर्ट करने की तरफ और उनको हम अदालतों तक ले जाना, या फिर अगर हम कहें कि एक्सेस टू जस्टिस तक, किस तरह से हमने इनके ज़रिए आसान किया और इस 1 साल के अंदर क्या कुछ आपको तब्दीलियाँ नज़र आई पूरे पुलिस के सिस्टम में भी, मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, उसमें काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन लाए गए हैं। जो पहले पुनिटिव ओरिएंटेड कि पीड़ित को दंड दिया जाए, दंड की बजाय न्याय कैसे किया जाए उस पर फोकस रहा है। पनिशमेंट ओरिएंटेड की बजाय ये स्पीडी जस्टिस की तरफ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉलोनियल एरा से निकलकर ये पूर्णतः भारतीय न्याय को दर्शाता है। इसमें 2-3 मेजर परिवर्तन मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। जी ज़रूर। एक कि हम कोर्ट में एविडेंसेस को, खासकर साइंटिफिक एविडेंसेस को कैसे पेश करें, उस पर एक बड़ी पहल की है। 7 साल से ऊपर जो भी अपराध हैं उसमें फॉरेंसिक टीम की विजिट मैंडेटरी कर दी गई है। इसका मतलब है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट सीन ऑफ क्राइम पे आएंगे, वो सारे एग्जिबिट उठाएंगे, सैंपल लेंगे, ताकि इरिफ्यूटेबल साइंटिफिक एविडेंसेस कोर्ट के सामने आए ताकि अपराधी को सज़ा मिल सके। साथ ही साथ जो भी सर्च एंड सीजर होगा वो प्रॉपरली वीडियोग्राफ होगा ताकि कोई भी सर्च और सीजर पर सवाल ना उठा सके और वो कानून की प्रक्रिया के
अंतर्गत हो। महिलाओं के लिए इसमें काफ़ी नए प्राविधान लेके आए हैं। सबसे बड़ा प्राविधान तो ये है कि स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस, सभी इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर करनी होगी। सभी एजेंसीज़ को, इवन हॉस्पिटल को भी 15 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी। ऐसे कई नियम बनाए गए हैं ताकि टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके, साथ ही साथ उसका ट्रायल भी निर्धारित समय में हो। इसके अलावा अर्जेंटमेंट, 2 से ज़्यादा अर्जेंटमेंट ना हो, ताकि तुरंत केस पर सुनवाई के साथ साथ जजमेंट भी लाया जा सके। कानून को और पारदर्शी बनाने के लिए काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। हर प्रांत में EFIR का प्रावधान किया गया है। नए एक्ट के अंदर भी 0 FIR का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति या इन्फॉर्मेंट कहीं से भी अपनी कंप्लेंट या FIR दर्ज करा सकता है। उसको जुडिशनल थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। EFIR के माध्यम से वो कंप्लेंट हमें दे सकता है और हम उस कंप्लेंट को तुरंत FIR में कन्वर्ट करते हैं। ये दिल्ली में काफ़ी समय से चल रहा है, अब पूरे भारतवर्ष में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और भारत सरकार MHA नए कानूनों पर बहुत कड़िता से इस पे नज़र बनाए रखे हुए है और उसका पूरी चित्ता से अनुपालन करवा रहा है। बहुत खूब, आपने जिस तरीके से नए कानून के ताल्लुक़ से तमाम चीज़ें बताई, तमाम बातें बताई, उससे ये साफ नज़र आता है कि किस तरह से अब हम स्पीडी जस्टिस की तरफ आगे बढ़े हैं, कि जहां हमने रिपोर्ट को भी यकीनी बनाया है और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी किया जा रहा है कि एक तय समय के अंदर, एक तयशुदा वक्त के अंदर इंसान को इंसाफ मिल जाए। इन बातों के ऊपर एक ओपिनियन भी लेंगे, इस पर गुफ्तगू भी करेंगे राजीव जैन साहब से, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद इस अहम मौजू पर बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। इसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और आज हम बात कर रहे हैं साल 2025 की। कैसा रहा ये साल? कानून में तब्दीलियां हुई, नए हमारे सामने रूल्स आए, कोड्स आए। किस तरह से हमने इस साल को इंसानी हुकूक़ के लिए एक मजबूत साल बनाया? इन तमाम मौज़ूआत पर बातचीत चल रही है और अब इसी सिलसिले में राजीव जैन से जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे और हमने जाना कि नए कवानीन आने के बाद, यानी कि जो हमारे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके बाद किस तरह से पूरी प्रक्रिया, पूरा मरहला आसान किया गया है, उसका असर हमारी अदालतों पर किस तरह से पड़ रहा है। और जब हम स्पीडी जस्टिस की बात करते हैं जैन साहब, तो स्पीडी जस्टिस की ओर हम कैसे आगे बढ़ें? तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, एक 2016 का जजमेंट है, अनीता कुशवाहा नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सेस टू जस्टिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी में उसको पढ़ा जा सकता है जी। और एक्सेस टू जस्टिस का क्या मतलब है? जस्टिस स्पीडी उपलब्ध हो, जस्टिस एफोर्डेबल हो, जस्टिस ऐसी जगह से उपलब्ध हो जो नज़दीक में हो, ऐसा नहीं कि बहुत दूर उसके लिए जाना पड़े। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और जस्टिस का प्रथम चरण है पुलिस थाना, क्योंकि शिकायत किसी भी विक्टिम की पहले पुलिस थाने में होती है। तो जो अभी संजय जी ने बताया कि EFIR और 0 FIR का प्रावधान कर दिया है, इससे बहुत राहत लोगों को मिली है। हम EFIR से कहीं भी बैठे हुए हैं,
अपने जुरिस्डिक्शनल थाने में नहीं है, फिर भी हम एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जीरो एफआईआर, हमारे जुरिस्डिक्शनल थाने में नहीं है, घटना कहीं और हुई है, हम वर्तमान में कहीं और हैं, तो जहां हम वर्तमान में हैं वहां हम एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। वो लोग जहां घटना हुई है उस थाने को वो भेज देंगे। सो ये काफ़ी परिवर्तन, इसका बहुत प्रभाव इसका पड़ा है। और बीएनएसएस में ये भी प्रावधान किया है, कोर्ट को भी प्रावधान किया है, जैसे 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं होंगे, ट्रायल के लिए डिफरेंट टाइम लिमिट्स निर्धारित कर दिए हैं, चार्ज फ्रेमिंग इत्यादि के लिए टाइम लिमिट इत्यादि कर दिए हैं। तो ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे सब स्ट्रीमलाइन होगा और बीएनएसएस के अनुरूप आएगा। बहुत खूब। और अभी जिस तरह से आपने कहा कि सबसे पहले एक पुलिस का एक मरहला होता है, कभी भी कहीं कोई वारदात होती है, तो अब हमने इसके तहत ये तो जान लिया कि एक EFIR और जीरो एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट है, और जुरिस्डिक्शन से भी ऊपर हटकर, यानी उस दायरे को भी ख़त्म किया गया ताकि कोई इस दायरे के अंदर फंस न कर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने से ना रह जाए, उसका भी हमने रास्ता निकाला। दूसरी चीज़ ये भी है जिसको हम SK जैन साहब से जानना चाहेंगे कि जो शिकायत दर्ज करा रहा है उसको पूरी मालूमात रहनी कितनी अहम हो जाती है, कि वो अपने उसके मामले में क्या पेशरफ्त हुई, किस तरह से आईओ ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, उसके बारे में भी उसको जानने का हक। और वो लोग जो थाने नहीं आ सकते, मैं बुजुर्गों की तरफ जाना चाहूँगा, और उन जो दिव्यांग हैं उनकी तरफ भी मैं जाना चाहूँगा, कि जो नहीं जा सकते लेकिन अगर उनके साथ कोई वारदात हुई है तो किस तरह से अब थाना उनके घर पर जा सकता है, शिकायत उनकी घर पर दर्ज हो सकती है। मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। बिल्कुल, ये सभी नए नियमों में इनका सम्मेलन किया गया है कि अगर महिलाओं की बात करूं तो अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है तो उसकी कंप्लेंट महिला अधिकारी उनके घर पे या ऐसी जगह जहां उनको उचित लगे वहां पर जाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और वहीं पर उनकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार 60 साल से ऊपर व्यक्ति या 18 साल से कम का बच्चे को, महिला हो या बॉय हो गर्ल, उसको थाना नहीं आना होगा, उसका स्टेटमेंट उसके घर में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ अगर उसके निर्देशन के अनुसार उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि उसके इंटरप्रिटेशन पे किसी को शक शुबा ना रहे, इसका प्रावधान भी नए कानून में किया गया है। ये तमाम वो प्रोविज़न्स हैं जिसके ज़रिए आसान किया गया है किसी भी शख्स के ज़रिए रिपोर्ट दर्ज कराना। दूसरी अहम चीज़ें हो जाती हैं कि जब हम कानून की अगर हम बात करते हैं, दीगर कवानीन की, क्योंकि एक आज का टॉपिक इतना बड़ा है जिसके अंदर हम जितना कुछ भी एक साल का डिस्कस करना चाहें वो शायद हमारे पास वक्त कम रह जाए, लेकिन एक अहम मसला है, एक अहम कानून, बल्कि कोड्स भी आए हमारे पास और हमने देखा तो रेंट एग्रीमेंट की जब बात होती है वो भी आजकल लोगों का रोज़मर्रा का मसला है। एक बड़ी तादाद जो है किराए पर रहती है, हर किसी के पास मकान नहीं होता। मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया था, उसके बाद ज़रूरत पेश आई थी कि हम उसके ताल्लुक से और भी रूल्स उसके सामने आए। मैं राजीव जैन साहब से जानना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में एक बड़ा तबका जो किराए पर रहता है और एक वो तबका है जो अपना मकान या अपनी दुकान किराए पर देता है, उनके लिए कैसा रहा ये साल? उनके लिए ये एक्ट तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप, जब भी कोई व्यक्ति लैंडलॉर्ड अपनी प्रेमिसेस को रेंट पर देता है तो वो रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और रजिस्ट्रेशन ई रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसको आदमी को रजिस्ट्रेशन कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 माह का लिया जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं। ये भी प्रावधान है कि जब मर्जी आए तब आप रेंट इंक्रीज नहीं कर सकते, आप रेंट इंक्रीज 12 महीने में मात्र एक बार कर सकते हैं, और वो भी 1 महीने का नोटिस देने के बाद। ये भी प्रावधान किया हुआ है कि किराएदार के घर मकान मालिक बिना नोटिस के नहीं जाएगा, वो 1 दिन का एटलीस्ट वक्त दे जिससे कि किराएदार की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह से उसमें प्रावधान किए गए हैं जिससे दोनों मकान मालिक को भी फायदा है और किराएदार को भी फायदा है। तीसरा फ़ायदा एक और मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि जब दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो मामला फिर अदालतों की तरफ जाता है, और अदालतों के अंदर बहुत बर्डन है। अगर हम रेंट कंट्रोलर की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मामला होते हैं, बहुत लंबा वक्त लग जाता है। अक्सर लोग इस तरह के मामला को जब अदालत की तरफ लेकर के जाते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें सालों लग जाएंगे।
क्या इस मॉडल टेंडेंसी एक्ट के आने के बाद अब आपको लगता है कि अदालतों के ऊपर से बर्डन कम होगा और लोगों के दिल में जो डर था प्रॉपर्टी किराए पर देने से वो डर भी खत्म होगा? राजीव जैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि एविक्शन या ये जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ट्राइब्यूनल सेटल करेगा, तो कोर्ट्स में फिर आदमी को जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट का लोड भी कम होगा और ट्राइब्यूनल से आसानी से ये समस्याओं का निपटारण होगा। और ट्रिब्यूनल के बाद अगर कोई व्यक्ति कोई मुतमईन नहीं होता, अगर वो संतुष्ट नहीं है, क्या फिर वो अदालतों का रुख कर सकता है? हमारी अदालतों का तो वो मौलिक अधिकार है, कभी भी आदमी जा सकता है अदालत में। लेकिन बहुत सारे मामला जो हैं बहुत सारे ट्रिब्यूनल के मामला ट्रिब्यूनल के जरिए लेवल और पर अथॉरिटीज़ ही- के जरिए ही हल करने authorities की के जरिए कोशिश ही कर लिया करेंगे। और जब हम अदालतों के ज़रिए इस तरह के मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि नए कवानीन के अंदर बहुत सारे जो हमने देखे हैं कि एक टाइम लिमिट तय करने की कोशिश की गई है कि इतने समय के अंदर इसका निपटारा हो जाए। जैन साहब, आपसे ही मैं जानने की कोशिश करूँगा, वैसे तो दोनों ही जैन हैं लेकिन मुझे बताना ज़रूरी हो जाता है राजीव जैन साहब से कि क्या हम नए कवानीन के बाद आसानी से इन टारगेट्स को मीट कर पाएंगे जो हमें डेडलाइंस दी गई हैं मुकदमे को मुकम्मल करने में? क्या हम आसानी से उस तरफ बढ़ पाएंगे और हम एक तय वक्त के अंदर उसको जस्टिस दे हम पाएंगे? उस तरफ बढ़ेंगे। आसानी डिपेंड करता है कई चीज़ों पे। अब जैसे कई एक्ट्स में हमने टाइम की पाबंदी की हुई है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल वाले एक्ट में हमने टाइम की पाबंदी लगाई है, लेकिन नहीं हो पाता है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में हमने पार्लियामेंट ने टाइम की पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन नहीं हो पाता है। तो कई बार नहीं भी हो पाता है, लेकिन पार्लियामेंट क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है, उस दिशा में तो हम बढ़ेंगे। लोगों को मालूम तो होगा, जो ट्राइब्यूनल है या जो अधिकारी लोग उस समस्या से डील कर रहे हैं, उनको मालूम तो होगा कि हमको इतने समय में ये कार्य पूरा करना है। एक सवाल और आता है, वो भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या पुलिस के इख्तियारात में इजाफा आपको नज़र आता है या ये इजाफा वक्त की और मामलात को हल करने के लिए एक अहम ज़रूरत थी? तो बिल्कुल ज़रूरत थी। पुलिस को जो नए एक्ट्स बने हैं उससे पुलिस का काम भी बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है, साइंटिफिक हो गया है और पब्लिक के ह्यूमन राइट्स और अन्य राइट्स को संरक्षण देने के लिए सिस्टमेटाइज किया गया है। जी, इसी पर ओपिनियन लेना चाहूँगा एसके जैन साहब से कि स्ट्रीमलाइन होना, साइंटिफिक हो जाना कितना आसान हुआ है पुलिस का काम और कितना ट्रांसपेरेंट हुआ है नए कवानीन के साथ? मैं आपको बताना चाहूँगा और दर्शकों को, काफ़ी एमएचए की, भारत सरकार की ये पहल रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी पुलिस के काम में लाएं और ICJS इंटरपोलेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक वेब बेस्ड सिस्टम बनाया गया है जिसमें हम FIR, अब सारी EFIR मतलब इलेक्ट्रॉनिक FIR होती है, जिसको हर सरकार, दिल्ली पुलिस काफ़ी टाइम से इसको हम पोर्टल पे, अपने वेब पोर्टल पे डालते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी FIR को और किसी भी FIR को हमारे दिल्ली पुलिस के वेब पोर्टल पे देख सकता है। साथ ही साथ चालान का भी इसके अंदर प्रोविज़न प्रावधान किया गया है कि हमारे अब जो प्रोसिक्यूशन हैं वो पेपर की जगह डिजिटल फॉर्मेट में कोर्ट में जाएंगे और वो हम अपलोड कर रहे हैं। नए एक्ट में इस बात पे जोर दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन 60 और 90 दिन में कंप्लीट हो और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ये लक्ष्य करीब 80% केसों में ये लक्ष्य हासिल किया है। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन लगभग 80% केसों में 60 से 90 दिन के अंदर ख़त्म कर पा रहे हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने न्याय श्रुति रूल्स निकाले हैं जिसमें ई समनिंग और ताकि कोर्ट ई समन इशू कर सके और ई हियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग का भी इसमें प्रावधान रखा है ताकि कंप्लेनेंट या विटनेस को फिजिकल ना आकर अपने ही जगह से कुछ डेस्टिनेटेड प्लेस डिसाइड किए हैं जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से भी कोर्ट हियरिंग हो सके, उसका भी प्रावधान नए एक्ट और नए रूल्स में किया गया है ताकि और ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों को एक्सेस टू जस्टिस में सुविधा मिल सके। इस बात पे भी विशेष बल दिया गया है।
इस बात पर भी विशेष बल दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छे तरीके से एसके जैन साहब ने इस पर रोशनी डाली कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, और हमने जहाँ पर जवाबदेही तय करनी थी वो भी तय की है, और जहाँ पर हमने शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी को जाहिर करना था वो भी नए एक्ट के बाद दिख भी रहा है और उसका असर भी नज़र आ रहा है। साल की बात हो रही है तो साल के आखिर में आपने दो लफ्ज़ भी ज़रूर सुने होंगे, मनरेगा और जी राम जी। मैं चाहूँगा राजीव जैन साहब से कि हम इस पर भी गुफ्तगू करें ताकि लोग ये जान सकें कि इस कानून के ज़रिए हुकूमत की क्या कोशिश है और किस तरह से ये कानून उन तमाम लोगों के हक़ में है जो लोग एक अपनी मजदूरी के हक़ को ज़ाहिर करते हुए वो चाहते हैं कि इसके तहत हमें काम मिलता रहे और वो कभी उनका बंद नहीं होगा, इस तरह से उनको मिलता रहेगा। नए कानून और पुराने कानून के मुतवाज़िन अगर हम तरीक़े देखें तो किस तरह से आप उस पर रोशनी डालेंगे? कितना है, बहुत सुना है सर लोगों ने। तो जो वीजी राम जी आपने नाम बताया तो उसका पूरा नाम है विकसित भारत जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीजी राम जी। तो ये मनरेगा स्कीम को रिफॉर्म करता है ये एक्ट। पहले मनरेगा में 100 दिन का मिनिमम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एक साल में था। इस एक्ट के तहत वो 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है प्रत्येक वर्ष में। यानी सबसे पहले तो चेंज यही है इसके अंदर कि अब 100 दिन की जगह 125 दिन हो गया जो है वो रोजगार मिलेगा। वो तो रोजगार सबसे बड़ी रिफॉर्म तो ये है। और दूसरा, जी, पहले था लोकल डिमांड के आधार पर काम दिया जाता था और उसका कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल प्लानिंग से कनेक्शन नहीं था। अब जो भी काम दिया जाएगा वो लोकल लेवल पर जो प्लानिंग है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लानिंग से, और उस प्रकार के ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करने के लिए ये काम दिया जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से प्लान रूप से काम दिया जाएगा जिससे कि रूरल एसेट भी बने और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। यानी एम्प्लॉयमेंट को यकीनी भी बनाया गया है, उसके जो दिन हैं उनमें भी इजाफा किया गया है और जो इस्लाहात ज़रूरी थी उनको भी रिफॉर्म्स को अपनाया गया है। अब प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में है। अभी दोनों ही मेहमानों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं 2026 में, और हमारे जो नौजवान आज की इस 31 तारीख के अंदर नए अज़्म के साथ, नए हौसले के साथ नए साल का इस्तकबाल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? इसके जैन साहब से सबसे पहले हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो चैलेंजेस आपको क्या नज़र आते हैं 2026 में, जिनको हम सबको जिनसे बचना भी ज़रूरी है और जिनका मुकाबला भी हमें करना है, और नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? नए साल में जो पुलिसिंग के लिए इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उसमें साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, ये एक हमारा मेजर चैलेंज है, क्योंकि सभी लोग आज हम डिजिटल एज में जी रहे हैं और बिना सोशल मीडिया के, इंटरनेट के या हमारी लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग के एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। तो ये एक साथ ही साथ इसमें क्राइम में इजाफा आया है। तो एक, इसको हम कैसे बीट कर सकते हैं। दूसरा, ड्रग एब्यूज़, खासकर यूथ में ड्रग एब्यूज़ का प्रचलन देख रहे हैं, बढ़ रहा है नई जनरेशन में, तो उसको भी हमको टैकल करना है। साथ ही साथ तीसरा, जो हमारा दिल्ली के पर्सपेक्टिव में कहूँ, ट्रैफिक मूवमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक मेजर समस्या कहें या चैलेंज कहें, वो हमारे लिए रहेगी। और नए वर्ष पर मेरा सभी दर्शकों को संदेश है कि नया साल ज़रूर सेलिब्रेट करें, बट कानून के दायरे में करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, बेहुदगी ना करें, किसी के साथ छेड़खानी ना करें, ओवर स्पीडिंग या रैश ड्राइविंग ना करें। इसमें ना केवल आपकी जान का जोखिम बल्कि सड़क पर बाकी लोगों को भी जोखिम हो सकता है। पुलिस के साथ सहयोग करें, पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात है। न्यू ईयर पर हमने करीब 30,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस में एडिशनल कर्मचारी तैनात रहेंगे। तो ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जिससे कि आपका सेलिब्रेशन खराब हो। दिल्ली पुलिस के कंधे के कंधा मिलाकर इस सुरक्षा को और अभेद बनाएं और दिल्ली को सुरक्षित करें। एक बात और भी मैं चाहूँगा आप व्यूअर्स को ज़रूर बताएं कि अब कानून बदल चुके हैं। अगर हम ट्रैफिक रूल्स की भी बात करें तो उसमें तब्दीली आ गई है और उसके तहत फिर आपके लिए सज़ा का भी है, जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए सज़ा का भी सख्त इंतज़ाम है। मैं चाहूँगा इसके जैन साहब उस पर भी रोशनी डालें और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान सकें अगर कहीं गलती करते हैं तो अब कानून पहले से ज़्यादा सख्त हो। बिल्कुल, ट्रैफिक
फाइन्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ड्रंकन ड्राइविंग का फ़ाइन 10,000 रुपये है और आपकी गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है। और अगर एल्कोमीटर की रीडिंग ज़्यादा है तो आपको पूरी रात हवालात में भी बितानी पड़ सकती है। साथ ही साथ छेड़खानी संगीन अपराध है, जिसके लिए आपको न केवल कोर्ट ट्रायल बल्कि हवालात का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई गतिविधि ना करें जो कानून के खिलाफ हो। कानून के दायरे में रहकर ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। हिट एंड रन पर भी मैं चाहूँगा सर, ज़रूर हिट एंड रन पर भी रोशनी डालें ताकि लोग इस तरह के वारदात से बचें, और अगर कहीं इस तरह का कोई मामला देखें तो फ़ौरन उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो गाड़ी तेज़ ना चलाएं, रैश ना चलाएं। अगर आपको लगता है कि किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, 112 नंबर पर सूचना दें। साथ ही साथ अगर आपकी मदद से उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है तो तुरंत पहुंचाए। सभी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा और आपको पुलिस की मदद करने के लिए बल्कि पुरस्कृत किया जाएगा। आप इस बात से मत डरिए कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो आपसे पूछताछ होगी, बल्कि आपकी सराहना की जाएगी और पुलिस जो हमारी पीसीआर है विदिन 5 to 7 मिनट्स उस मौके पर पहुंच जाएगी और आपका शुक्रिया करेगी। बहुत खूब, और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप नए साल का जश्न मनाएं तो ये तमाम बातें याद रखें, और कहीं अगर ऐसा ना हो कि आपको ये बातें पता ना हो और आप गलती कर जाएं तो ये नए साल का जश्न आपका हवालात में बन जाए, तो उससे आप बचें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। राजीव जैन साहब से भी मैं एक मैसेज लेना चाहूँगा कि 2026 को किन चुनौतियों के साथ देखते हैं, और हमारे नौजवान जो अब नया साल सेलिब्रेट करने की तरफ बढ़ चुके हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पुलिस के वरीय पदाधिकारी अगर इस तरह से बात करेंगे तो चुनौतियां तो अपने आप से ही कम हो जाएंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। और जैन साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि क्या क्या चुनौतियां हैं। और अगर आप देश को देखते हैं, मैक्रो लेवल पर देखते हैं, तो चुनौतियां हमारी पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हैं। आतंकवाद भी सीमित है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत कंट्रोल में आ गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द लिखा गया है जिसका ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, वो है फ्रेटर्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वो वर्ड है फ्रेटर्निटी। तो समाज में डिफरेंसेस या डिसेंशंस जहाँ हैं उनको फ्रेटर्निटी के द्वारा हमको कवर अप करना है। एक ह्यूमन राइट्स मात्र सरकार को प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमको एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट देना है और इसी तरह से फ्रेटर्निटी समाज में कायम करनी है। फ्रेटर्निटी कायम करनी है, और मैं इसी के साथ साथ दोनों ही मेहमानों को नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और आप भी हमारे अगर व्यूवर्स को मुबारकबाद देना चाहते हैं नए साल की तो मैं चाहूँगा इसके जैन साहब से कि हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से और आपकी तरफ से भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और नया साल बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। जी राजीव जैन साहब, आप सबको सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो नए साल में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इन्हीं नए ख्वाहिशात के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं विशेष के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यही मुकम्मल करेंगे। दूरदर्शन की तरफ से भी आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। सब तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, खुश व खुर्रम रहें। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।